Let's Mic Nari News. नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर अलका गौर। डॉक्टर तो है ही हैं, साथ में एंटरप्रेन्योर हैं और सामाजिक रूप से भी अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। आप CII के सदस्य हैं। इसके अलावा आप लघु उद्योग भारती में उपाध्यक्ष हैं। आपने 40 वुमेन विंग में अध्यक्ष का पद भी संभाला है। तो आपका एक लंबा अनुभव है समाज में काम करने का और समाज को आगे बढ़ाने का और एक महिला होते हुए नए अनुभव अपने साथ जोड़ने का। डॉक्टर अलका गौर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि राजस्थान, जहां महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, आज का समय बहुत बदल गया है। तो आपने जब सोचा कि मुझे कुछ करना है, तो किस तरह ये सोच मन में आई और कैसे उसको आपने फॉलो किया? मैम, जैसे राजस्थान तो मशहूर है इस बात के लिए कि थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, महिलाओं को लेके तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और आज का दृश्य तो बिल्कुल ही बदल चुका है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब एजुकेशन ली थी तो मैं 2 भाइयों में इकलौती हूँ, एक बड़े भाई और एक छोटे भाई। तो लेकिन घर में ट्रीटमेंट सेम मिला, बिल्कुल जैसे लड़कों को रखा जाता है वैसा ही मिला। पर जब आगे पढ़ने की बात आई तो जो घर के बड़े हैं उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों को इतना कब पढ़ाया गया है, तो बस शादी कर दो, 10th हो गई। लेकिन मेरी मम्मी ने यहाँ पे स्टैंड लिया और मेरी मम्मी ने, आप सोचिए कि उस समय मैंने जब 11th 12th किया और जैसे ही कॉलेज के लिए जाना था और मेरे पास साइंस था, डॉक्टर हूँ, तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं, अगर आपको साइंस से कुछ करना है तो सिर्फ लेक्चरर बनना है। अच्छा, हाँ, वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि आप बस सेफ रहे। हाँ, आप जयपुर में ही है, उनका आंखों के सामने ही है और साथ के साथ शादी भी हो जाए तो विदा भी कर दूं और इतना सा ही पढ़ा पाऊंगा। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं, बहुत छोटी सी थी तब से ही था कि डॉक्टर बनना है, तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चलता रहता था। कॉपियों में भी लिखती थी, जब लिखने को ऐसे कहा जाता था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो वो लिखती भी की। तो यहाँ पे फिर मेरी मम्मी ने मेरा साथ किया और मैंने फादर को बताया कि मैं BSc कर रही हूँ कनौडिया से, जबकि मैं प्रिपरेशन कर रही थी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की। और साल भर बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो पापा को देख के बड़ी खुशी हुई। झूठ बोलने के बाद वो उस झूठ को भूल गए, उस खुशी के सामने कुछ बोला नहीं, कभी नहीं। और आज वो ये कहते हैं कि उस समय मैं तुम्हें और भी मौके दे देता तो आज शायद तुम इससे भी ऊपर होती। मेरे फादर सेंटेक्स कमिश्नर से रिटायर हुए हैं, तो पापा आज भी ये कहते हैं कि पाला तो मैंने तुम्हें बेटों की तरह ही था, कहीं कहीं पे मैंने तुम्हें छूट नहीं दी। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें और सपोर्ट करता तो शायद तुम किसी अच्छे पद पे और भी बड़े पद पे होती। देखिए आज कैसे पिता का जो है मन बदल गया है ना। मैं आपको देखती हूँ, आप झुग्गी झोपड़ियों में काम करते हैं जाकर। ज्यादातर लोग जब सामाजिक कार्य करना होता है तो गाँव में चले जाते हैं, लेकिन आप शहर की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर और बालिका शिक्षा या महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहे हैं। आप डॉक्टर भी हैं। आप वहां पर क्या पाते हैं, उनके साथ क्या समस्याएं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को, हाइजीन को लेकर? इसके साथ ही एक सवाल और मेरा है जो मन में आ रहा है कि गांव की परिस्थितियां अलग है। जैसे वहां पे जो महिलाओं की समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि वो कुछ अलग होंगी शहर के झुग्गियों में जो महिलाएं रह रही। इनके साथ क्या समस्या आप देखती हैं? ये अगर हम गांव की बात करें और शहर की झुग्गियों की बात करें तो शहर की झुग्गियों से बेहतर वो गांव है जो ये छोड़कर आ रहे हैं कुछ कमाने की आस में। हम जब इन झुग्गियों में जाके करीब से देखते हैं तो पता चला कि ये बड़े अच्छे परिवार से है। इनका गांव में अपना एक मकान है, चाहे वो छोटा सा ही मकान हो, मकान है। हाँ, इनका गांव में मकान है, लेकिन शहर में हम कुछ बड़ा कर लेंगे, शहर में चले जाएंगे, शहर की लाइफस्टाइल जी लेंगे, अपने बच्चों को कुछ अच्छा दे देंगे यहाँ लाके और शहरी वातावरण का असर जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। ये सोच के ये अपना वहां से छोड़ के आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद में इनके पास ना तो जमीन है, ना सर छुपाने को छत है। रही बात बच्चों की, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी प्राइवेट स्कूल्स आ जाते हैं आगे, कभी हम जैसे लोग वो हैं जो कोशिश करते हैं इनको सरकारी में एडमिशन दिला दें।
तो जो मैंने अंतर देखा यहाँ की बच्चियों में, महिलाओं में, जो हम गांव में देखते हैं, गांव में तो आज चाहे पैसा कम होगा, संसाधन कम होंगे, लेकिन कम से कम उनके पास एक पक्की छत सर पे और फर्श है, और वो खुद का है, चाहे वो 50 गज है, चाहे वो 100 गज है, वो उनका खुद का है, जिसमें कचरा नहीं है, साफ पानी है, साफ रोशनी है, साफ हवा है सांस लेने को। हम यहाँ की बात करते हैं तो सोचिए आपकी 500 बस्ती, एक बस्ती के अंदर 500 परिवार एक साथ है, जिसमें आपने कभी अपने घर से निकली हुई टाइल फेंक दी तो वो उनका फर्श बन गया, कभी दिवाली की सफाई पे आपने पलंग या कुर्सी फेंक दी तो वो उनका फर्नीचर बन गया। लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं ये तो शहर में जल्दी पहुंचनी चाहिए, तो इनकी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? लेकिन सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं और ये इन तक पहुंचती ही नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये आ तो गए शहर में, सरकार इनको सुविधा देना भी चाह रही है, ये शहर आ गए, इनको अगर पट्टे दे दिए जाते मकान के, उनको ये किराए पे चढ़ा देते हैं और फिर ये वापस आके उन्हीं झुग्गी झोंपड़ी में रहने लग जाते हैं। आप कभी भी देखिए, किसी भी रेड लाइट पे आप रुकेंगे अपना व्हीकल लेके और वहाँ जो बच्चे या महिलाएं काम करती मिलती हैं, आप उनसे कभी भी पूछे कि हम आपको अच्छे से विस्थापित कर देंगे, अच्छे स्कूल में डाल देंगे, अच्छे कपड़े पहना देंगे, अच्छा खाना और सम्मान से आपको अपने कमाई मिल जाएगी, तो वो आपका सुन के अनसुना करके छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रोज के जब वो रेड लाइट पे कमाई हो रही है उनकी, उसमें नाना करते करते ऑनलाइन पे, जो अभी मैंने कई बार अखबारों में भी पढ़े, तो उनका 10 से 30 हजार रुपए का कलेक्शन होता है। 10,000 से 30,000 का, ये ज्यादा आसान है कमाना इस तरह से। लेकिन आप उनकी जीवन शैली देखिए, रहन सहन देखिए, शिक्षा नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं सरकार की तरफ से? जो योजनाएं हैं कुछ भी नहीं पहुंचती, या आप लोग जब जाते हैं तो क्या उनको कुछ देने का प्रयास करते हैं? मैम, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इनके बच्चों को पर्सनल ट्यूशन देते हैं इतवार की इतवार, उसके साथ में इनके लिए बैग, कॉपी, किताब, पेंसिल, इसका हम खुद पर्सनली पढ़ाते हैं, साथ ही साथ हमारे संग वॉलंटियर्स भी खड़े हो जाते हैं। संस्कार के लिए गायत्री परिवार से इनके लिए हवन कराते हैं, जिससे इनके संस्कार अच्छे बने। दवाइयों के लिए हमारे जो आरोग्य मित्र इस तरह से हमने बनाए हुए हैं बस्ती बस्ती में, जहाँ पे इनको दवाइयाँ दी जाती हैं, जो छोटे मोटे जो भी इनकी डिजीजेस होती हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, यदि कोई बड़ी समस्या होती है शारीरिक, तो फिर इनको डॉक्टर्स को बड़े हॉस्पिटल्स में रेफर किया जाता है। उसके साथ में मेडिकल हेल्थ कैंप्स लगाए जाते हैं निःशुल्क, जहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट बिठाए जाते हैं। वहाँ से इनको फिल्टर करके लगता है, एक पूरी स्कैनिंग तो हो ही जाती है कि सबको एक बार जांच लेते हैं, उसमें लगता है कि इसमें से कुछ ऐसे जिनको अस्पताल की जरूरत है, उनको वहीं ऑपरेट कराना पड़ेगा या वहीं उनका इलाज चलेगा, तो उनको वहाँ रेफर भी करवाया जाए। तो क्या ये मानकर चलें कि इनका जीवन स्तर सुधर रहा है और हम इनके लिए कोई एक पॉजिटिव सोच रखें कि ये एक अच्छा कुछ हो रहा है? क्या कहते हैं? मैम, बहुत सारे वॉलंटियर्स चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए, सुधर भी जाएगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे मेरे जैसे 2, 5, 10, 200 लोग, 2000 लोग, 2 लाख लोग करेंगे तो भी आप देखिए कि जयपुर कितना बड़ा शहर है और काफी सारी महिलाएं आपको मिलेंगी जो इन कामों में लगी हुई है। लेकिन फिर भी अगर जैसे 500 बस्ती, बस एक बस्ती के अंदर 500 परिवार एक साथ है, तो सोचिए कि कम से कम 50 से 100 वॉलंटियर्स तो हमें चाहिए जो मिलके टीम वर्क कर सके, जो इनके पढ़ाई, इनकी स्किलिंग के ऊपर, इनकी हेल्थ के ऊपर काम कर सके। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं हर बार इनसे ये कहती हूँ कि आप में से 20 या 30 महिलाएं या बच्चियां इकट्ठी हो जाए, या ड्रॉप आउट गर्ल्स हैं, या जिनकी कुछ पारिवारिक ऐसी असुविधा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उनका एक अगर ग्रुप इकट्ठा हो जाए तो मैं उनको फ्री ट्रेनिंग कैंप्स भी करा सकती हूँ, जिसमें इनको कपड़ा सिलना या हाथ के थैले बनाना, खाने के सामान बनाना, मेकअप वगैरह सिखाना, जिससे ये खुद की आजीविका जो है कल को कर पाए। कुछ एक एग्जाम्पल तो दीजिए आप, जो आपने देखा हो, या बच्चे हो कोई पढ़ना चाह रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, उनको आपने किस तरीके से मोटिवेट किया हो और रास्ता दिखाया हो, जिनके माता पिता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, या फिर हेल्थ इश्यूज कुछ ऐसे हो, या मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ एक अगर आपके पास एग्जाम्पल है तो मुझे बताइए। इसमें मैम जैसे वैशाली के अंदर अरबत नगर कच्ची बस्ती है, हाँ, जहाँ खुद मैंने 3 महीने तक लगातार पढ़ाया हर इतवार को, और बच्चे इतने होशियार जिसकी कोई हद नहीं।
बस संसाधनों की कमी है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो शुरू में तो बड़ी मुश्किल आई, क्योंकि उन बच्चों को पहले उस बस्ती में जाना, उनका वो माइंडसेट डेवलप करना कि हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। उनके पास बैग है, कॉपी किताब है, पर सर पे छत नहीं है। जैसे तैसे उनको हम लेकर आते थे इतवार की इतवार। 1 घंटा लगता है उन्हें इकट्ठा करने में। इकट्ठा करके फिर उनको कुछ खाने का सामान देके, जिससे एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो जाए। उसके बाद इन बच्चों को पढ़ाया गया। इसमें से कुछ बच्ची जो विलिंग थी आगे पढ़ने के लिए, उनको प्राइवेट स्कूल्स में शिफ्ट किया गया। और जब आप मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, तो इसके अंदर जैसे कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके संग कुछ मिसहैपनिंग्स हुई थी, जिन वो परिवार में शेयर नहीं कर पा रही थी, उनकी काउंसलिंग कराना, उनको समय समय पे मोटिवेट करना, जिससे वो इन सारी तकलीफों से उबर के बाहर आ जाए। वो नॉर्मल लाइफ तो नहीं जी सकती, नॉर्मलिसी की तरफ हम लाने की कोशिश करते हैं उनको, कि वो अपना कुछ पुराना भूल जाए। और जैसे आप कह रहे हो कि आप क्या बदलाव लाए हो, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि 2 बच्चे हैं, होने तो वो चाहिए थे 8th में और 6th में, लेकिन क्योंकि उनके माता पिता बार बार जगह बदल रहे थे, आज वो त्रिवेणी में रह रहे हैं और कल वो चले गए लालकोटी, तो बच्चों का ना तो स्कूल का पता, और अगर मैंने त्रिवेणी जाके बच्चों की मदद कर दी तो वो बच्चे उठ के चले गए लालकोठी, मुझे उनका पता ही नहीं था। फिर पता चला कि इस वजह से, और उनके माता पिता के पास खुद का घर नहीं था, वो किराए के रह रहे थे। तो उनके आधार कार्ड जो थे उसमें भी इनकी जो आधार कार्ड बनवाए इनकी, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब गलत थी। जैसे तैसे करके सरकारी स्कूल में कह के, पहले प्राइवेट स्कूल के चक्कर लगाए 2-3 स्कूलों के, वहां से उनकी टीसीयां निकलवाई। उन्होंने भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये बच्चा तो हमारे स्कूल आया ही नहीं। तो फिर मैंने बताया कि अगर ये बच्चा आपके स्कूल में नहीं आया तो दूसरे स्कूल में एडमिशन कैसे लिया। फिर उनसे एक मैंने रेसिप्रोकल डॉक्यूमेंट्स निकलवाए। वो डॉक्यूमेंट्स लेके उनका गवर्नमेंट स्कूल में लालसोट में एडमिशन कराया। ये तो बहुत मतलब पेचीदी प्रक्रिया है। और मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिनको कभी आपने मेंटल सपोर्ट कराया हो, या किसी मेंटल हॉस्पिटल से उनको किसी तरह से काउंसलिंग कराई हो, या किसी मनोचिकित्सक से मिलाकर, क्योंकि उन जगहों पर ये स्थितियां बहुत ज्यादा आती हैं। तो इसमें ये लड़की थी और इसकी बचपन में शादी कर दी गई थी। शादी के बाद में लड़की के जो ससुराल है, ससुराल वालों ने मना कर दिया कि अब माता पिता मिलने नहीं आएंगे और ना ये वहां जाएगी। माँ बाप घर के चक्कर लगाते रहे और घर के अंदर क्या चल रहा है ये पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि मिलने नहीं दिया जा रहा था। और बच्ची को जब भी फोन करो तो वो ये कहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे फोन मत करना। तो फिर हमने वहां पे उनकी स्पाइंग कराई, सादे वर्दी में डॉक्टर्स भेजे, क्योंकि उस बच्ची को बेबी हुआ था जस्ट। तो हमने उसके शादी पार्टी में वहाँ स्पाइंग कराई। डॉक्टर्स को अंदर भेजा कि हमें सरकार की तरफ से आंकड़े लेने को बोला गया है कि घर में कितने मेंबर्स हैं और कोई जच्चा बच्चा है तो उसके बारे में हम उसकी पूरी डिटेल्स लिखेंगे। वहाँ जाके उस बच्ची को देखकर आए कि वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद में उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि आपकी बच्ची यहाँ पर है, उसके एक बच्चा भी हो चुका है। और वो जब भी वो फोन पे बात करती थी तो उसका पति या सास साथ में खड़े रहते थे, तो वो अपने मन की कह ही नहीं पाती थी कि वो उसको अगर कहीं कोई परेशानी हो रही है। और यही सेम चीज उसकी देवरानी के साथ भी चल रही थी। तो उस बच्ची का मानसिक संतुलन खराब हो चुका था, लेकिन अब वो डरी हुई थी कि या तो वो मारपीट करेंगे या उसको घर से बाहर निकाल लेंगे और उसका बच्चा रख लेंगे। और यहाँ से वो अपने माता पिता को भी छोड़ चुकी थी। तो जब हमें ये पता चला तो उन्हीं डॉक्टर्स से, जैसे जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स लिखवाते हैं कि आपका जन्म कब का है या बच्चे का जन्म कब का है, बातों बातों में उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे सारी उनकी डिटेल्स निकलवाई गई। उसके बाद में उनको कंफर्टेबल किया गया कि हम आपके संग कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले या आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी बाहर नहीं जाएगी, एक दोस्त की तरह। और उसके बाद में ये सारी जो उनकी जो उनसे सुना था ये सारी बातें आके उन्होंने जब मुझे बताई, उसके बाद में हमने उनके लिए काउंसलर अपॉइंट की। वो भी सादी उसमें ड्रेसेस में ही जाती थी और सिर्फ उनको हमने ये बताया था कि ये आपको पोस्ट प्रेगनेंसी योगा सिखाएंगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी योगा कैसे होता है। और ये फ्री है क्योंकि हम मेरे फाउंडेशन के अंदर हम 5-7 लेडीज को हमने ऐसे देखा है। आपका फाउंडेशन मतलब अलका गौर फाउंडेशन में। ठीक है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोदन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।